कल की क्लास में कहां तक पढ़ा था? चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, बहुत हो गया। कल की क्लास में कहां तक पढ़ा था हमने? कल की क्लास में एक बच्चे का सर फोड़ के ब्लड क्लॉटिंग करना शुरू किया था, है ना? तो ब्लड क्लॉटिंग हमने कल की क्लास में सीख ली थी, हमने ब्लड की कॉम्पोजिशन भी पढ़ ली थी, और हमने क्या पढ़ लिया था? और हमने पढ़ लिया था यार, हाँ, और हमने पढ़ लिया था लिम्फ के बारे में। आज हमको जो चीज पढ़नी है वो है ब्लड ग्रुपिंग। क्या पढ़नी है? ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है भाई साहब, ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है। ठीक, ब्लड ग्रुपिंग समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग समझ रहे हो? ब्लड ग्रुप जैसे कि तुम लोग हॉस्पिटल में जाते हो और बोलते हो कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो ब्लड टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट है, तुम्हारा है ए ब्लड ग्रुप, है ना? या फिर तुम्हारा है बी, या फिर तुम्हारा है ए बी, या फिर ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं, है ना? तो ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, ठीक। अब जैसे मैं तुम लोगों को बताता हूं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है यार। ब्लड ग्रुप देखो, तुम्हें पता है तुम्हारा ब्लड तो ब्लड है आखिर, है ना? उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना यार, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स हम उनको बोल सकते हैं, इस तरह के। ठीक, ये जो सब्सटेंसेस या ये जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं एंटीजेन। क्या कहते हैं? एंटीजेन। क्यों इसको एंटीजेन कहा जाता है? क्योंकि इस एंटीजेन से कोई एंटीबॉडी रिएक्ट कर सकती है, मतलब इस केमिकल से कोई एंटीबॉडी रिएक्ट करके इस आरबीसी को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये एंटीजन होता है। ठीक, जिस टाइप का एंटीजन तुम्हारे रेड ब्लड सेल के ऊपर है वही तुम्हारा ब्लड ग्रुप होता है। अगर तुम्हारे ब्लड के ऊपर, ब्लड आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है तो वो ए ब्लड ग्रुप हो जाता है। अगर उसके ऊपर बी एंटीजन है तो वो बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। अगर उसके ऊपर ए और बी दोनों है, ए एंड बी दोनों एंटीजेंस है, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। और अगर किसी के ऊपर कोई भी इनमें से ए या बी में से कोई भी एंटीजन नहीं होती है, नो एंटीजन, अगर इनमें कोई भी एंटीजन नहीं होती, नो एंटीजन, तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और ये ए ब्लड ग्रुप है। ठीक, ये ए ब्लड ग्रुप है। ठीक, तो ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी है, ये ए बी है, और ये ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, हाँ, ये जेनेटिक्स के बेस पर बेस्ड होता है, क्योंकि ये जो तुम्हारे एंटीजेंस है ना, ये इनमें ये जेनेटिकली कोडेड होते हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम्स ए एंटीजन बनाती है, वो एंजाइम्स अगर तुम्हारी जीन में प्रेजेंट है, अगर तुम्हारे बॉडी में ऐसी जीन प्रेजेंट है जो वो एंजाइम बनाती है जो ये एंटीजन बनाएगा, तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ये हो जाएगा। इसके लिए अगर है तो ये हो जाएगा, ये दोनों के लिए है तो ये हो जाएगा। अगर किसी ठीक, समझे सभी लोग? अब मैं तुम लोग को आगे की बातें बताता हूं। देखो यार, ए प्लस बी मतलब कि ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। यहां पे मान लो ये ए एंटीजन है या ये बी एंटीजन है, तो तुम्हारा ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, ठीक, प्लस माइनस मैं आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ओके, अब तुम लोग बोलो कि ए एंटीजन क्या होता है भाई, बी एंटीजन क्या होता है, ए बी या ओ, मतलब ये एंटीजेंस है क्या? केमिकल आप बोल रहे हो, कौन सा केमिकल है? वॉइस नहीं आ रही है क्या? सभी को मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं है? बोलो एक बार, सभी को आवाज क्लियर है कि नहीं है? बोलो, क्लियर है? चलो आ जाओ, मैं तुम लोग को बताता हूं ये होता क्या है। ठीक है, जैसे तुम्हारा आरबीसी होता है ना, मान लो ये आरबीसी है, ठीक, इसके ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको मैं आई एंटीजन बोलता हूं। क्या कहता हूं? आई एंटीजन। ठीक,
ये है आई एंटीजन, ये होता है आई एंटीजन। ठीक, ये क्या होता है, ये आई एंटीजन होता है। ठीक, इस आई एंटीजन के ऊपर एक सब्सटेंस या एक केमिकल लग जाता है जिससे ए ब्लड ग्रुप बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर इस आई एंटीजन के ऊपर एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन लग जाता है, अगर गैलेक्टोसामीन लग जाता है अगर, तो वो ए ब्लड ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो वो ए ब्लड ग्रुप हो जाता है, ए ग्रुप हो जाता है उसका। ठीक, अगर इसी आई एंटीजन के ऊपर एन गैलेक्टोज लग जाता है तो वो बी एंटीजन हो जाता है, या उसका बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, उसका बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक, अगर उसके ऊपर ये दोनों लग जाते हैं, अगर उसके ऊपर ये दोनों लग जाते हैं तो वो ए बी हो जाता है। अगर इसमें से बोथ हो गया, अगर बोथ हो गया दोनों, तो वो ए बी हो गया। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी सब्सटेंस या केमिकल इस आई एंटीजन पे नहीं लगा है, नन है, तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक, तो ये चीज है इसमें। अरे आई एंटीजन के ऊपर ये लग गया तो वो ए ब्लड ग्रुप हो गया, आई के ऊपर ये लग गया तो वो बी हो गया। अगर ऐसे दोनों ही टाइप के पाए गए तो वो ए बी हो गया। अगर ऐसे इन दोनों में से कोई नहीं लगा तो वो ओ हो गया। हाँ, दिस इज द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड, करेक्ट। तो वही मैंने बताया कि जिसमें ए एंटीजन है वो ए है, बी हो गया तो बी, ए और बी दोनों है तो ए बी। तो वो मैंने बोला ना कि ए एंटीजन जिसपे है वो ए ब्लड ग्रुप है, लेकिन वो ए एंटीजन है क्या, वो आई एंटीजन के ऊपर ये चीज लग गई तो वो ए एंटीजन बन गया है। समझे? ठीक, ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट, चले। चलते हैं आगे और देखते हैं और चीजें। ठीक, अब देखो जैसे कि क्या बताऊं मैं अब तुम लोग को इसके बारे में। हाँ, जैसे कि अगर एंटीजन होता क्या, आवाज आ रही है मेरी ना सबको? हाँ, जैसे अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि एंटीजन होता क्या है ना, तो एंटीजन हर वो सब्सटेंस होता है, हर वो केमिकल होता है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के सक्षम होता है ना। एनी केमिकल, एनी सब्सटेंस विच इज एबल टू जनरेट एंटीबॉडी इन आवर बॉडी इज नोन एज एंटीजन, और एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इज एनी केमिकल, एंटीजन इज एनी केमिकल, एनी केमिकल which can create, which is capable of activating immune response, activating immune response and produce antibody from our body, and produce antibody from our body। ठीक है, तो हर वो चीज, हर वो सब्सटेंस जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाए, वो क्या है? वो है अपना एंटीजन। ठीक है, ठीक, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, अब होता यह है
कि मान लो तुम लोग सुबह सुबह उठे, ठीक है, क्या क्या तुमने सुबह सुबह उठे, ये हो तुम, एक मिनट, ये हो तुम, ये हो तुम लोग, ठीक, तुम लोग उठे हो और उठ के कहां गए, ये क्या लिख रहे हो, हाँ, और उठ के गए बाजार, क्या लेने, क्या लेने, ब्रेड लेने, ठीक है, सुबह सुबह उठो भाई, नाश्ता करोगे, ठीक है, तुमने कहा मैं जा रहा हूं मम्मी बाजार लेने मिठाई, ठीक है, ब्रेड छोड़ दो, मिठाई लेने जा रहा हूं, जलेबी खाऊंगा, ठीक है, और तुम लोग रास्ते में जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, और खाते खाते एक जगह रुक गए, और वो जगह थी रोड के बीच, ठीक है, और रोड के बीच क्या हुआ, तुम लोगों का हो गया जो होना था वो, जो नहीं होना था वो, मतलब एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, यहां से गाड़ी आई और तुम लोग को ठोक के चली गई, अब तुम लोग यहां पे गिर गए हो, ठीक है, गिर गए तुम लोग रोड के ऊपर, ठीक है, क्या, हाँ, ठीक है, अब तुम लोग गिर गए हो, और तुम लोगों का हो गया है खून निकलना चालू, ब्लड लॉस, ठीक है, ब्लड लॉस हो गया बहुत ज्यादा, पर वो जो आदमी था जिसने तुम्हें ठोका वो रुका नहीं, वो गया और निकल गया, लेकिन उसके पीछे से ही कुछ लोग आए और उन्होंने तुम लोग को उठाया, तुमको उठाया और तुमको लेके गया, क्या, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना, ये यार, हाँ ठीक है, अब तुम लोग को किसी ने उठाया और हॉस्पिटल लेके गया, ये वाला हॉस्पिटल, ठीक है, ये है हॉस्पिटल तुम्हारा, और इस हॉस्पिटल में तुम लोग को जाके कर दिया एडमिट, ठीक है, इस बेड पे तुम लोग पड़े हुए हो, ये है बेड और ये हो तुम लोग, ठीक है, ठीक, अब डॉक्टर्स आए और उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, बाकी चीजें तो ठीक है, कुछ नुकसान ज्यादा हुआ नहीं है, पर ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, क्योंकि ब्लड निकल गया था, मतलब वो हो गया था, ठीक है, क्या, हाँ, तो हाँ, तो ब्लड लॉस हो गया है, और इन्होंने बोला कि हमको ब्लड चाहिए, जो ब्लड ग्रुप इस बंदे का है, बच्चे का, वही ब्लड ग्रुप चाहिए, और इसका ब्लड ग्रुप मान लो है ए ब्लड ग्रुप, ठीक, इसका ब्लड ग्रुप था ए, और उन्होंने बोला कि ए ब्लड ग्रुप चाहिए हमको, लेकिन तुम्हारे पापा जल्दी जल्दी आए, और क्या कहा तुमने, तुम्हारे पापा ने कि मेरा ब्लड ग्रुप ले लो, मेरा ही तो लड़का है, मेरा ले लो भाई, मेरा क्या फर्क पड़ेगा, है ना, तो तुम्हारे पापा ने जल्दी जल्दी ब्लड डोनेट किया, ये रहे तुम्हारे पापा, ठीक है, एक मिनट, ठीक, इन्होंने चश्मा पहना हुआ है, ठीक है, तो इन्होंने डोनेट कर दिया तुम लोग को ब्लड जल्दी जल्दी, और और बाद में डोनेट होने के बाद पता चला कि ब्लड ग्रुप तो है इनका क्या, बी, तुम्हारा क्या था, ए, अब है, अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब तो होगा वो जो नहीं होना था, ठीक है, तो जल्दबाजी खराब चीज है, धीरे से चेक कर लिया होता पहले तो फिर ज्यादा बढ़िया होता, है ना, अब बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप तुम्हारा था और बी इनका था, लेकिन इनका आधा बोतल खून चढ़ चुका है, तब पता चला कि खून तो इनका बी ब्लड ग्रुप का है, तो डॉक्टर ने रुकवाया जल्दी जल्दी, बोला कि रोको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, हुआ हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये बी ब्लड ग्रुप तुम्हारे अंदर ए ब्लड ग्रुप के अंदर गया, तो तुम्हारे ब्लड के अंदर बी एंटीजन तो है नहीं, ए एंटीजन है ना, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या था, योर्स ब्लड ग्रुप क्या था,
योर ब्लड ग्रुप, पापाज ब्लड ग्रुप। ठीक, तुम्हारा ब्लड ग्रुप था ए, तो तुम्हारे अंदर ए एंटीजन थी। ठीक है भाई, पापा का ब्लड ग्रुप था बी, तो उनके अंदर बी एंटीजन थी। ठीक है, ठीक। अब इन्होंने जब ये दिया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर तो ए एंटीजन है, लेकिन ये बी एंटीजन वाला अंदर आएगा। अब ये बी एंटीजन वाली जो चीज है ना, वो खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी देखेगी कि मुझे तो ए एंटीजन वाला ब्लड चाहिए था, क्योंकि मेरा तो ए है भाई, लेकिन इधर से बी आया है, तो उसने भाई ये बी एंटीजन वाला कहां से आ गया, मेरा तो ए है ना। तो बॉडी हो जाती है परेशान कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ए एंटीजन है मेरे अंदर, ये बी कहां से घूम रहा है। ठीक है, तो वो बोलती है बी बाहरी चीज है, ये एक्सटर्नल बाहर से आया है कहीं पे भी, उसको पता चल जाता है बॉडी को, और वो फिर इसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है कि मैं तो इसको मारूंगी, ये तो बाहर के ब्लड ग्रुप आ गया, ब्लड आ गया है मेरी बॉडी में। तो तुम्हारी बॉडी जो है ना, वो स्टार्ट कर देती है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट। ठीक है, और बी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी इसने प्रोड्यूस की है उसका नाम होता है एंटी बी एंटीबॉडी। क्या है, एंटी बी एंटीबॉडी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो एंटीबॉडी का, एंटी बी मतलब बी के अगेंस्ट। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए था, बी वाला तुम्हारे अंदर आया, तो वो इस बी को मारने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि बी के एंटी है वो, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है वो बी को मार रही है, यानी कि वो एंटी बी एंटीबॉडी है। ठीक है, अब वो एंटी बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा का ब्लड फूटने लग जाता है, आरबीसी। ठीक है, और फिर तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें वो जमने लग जाता है, जिससे होने लग जाती है क्लॉटिंग। ठीक है, ये मान लो ऐसे गया और यहां पे ये फट के ब्लड क्लॉट हो गया, तो यहां से खून बह रहा है, अब वो बह नहीं पा रहा है खून, जिसकी वजह से खून जाम होने लग जाता है, जमने लग जाता है एक जगह, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल भी फट सकती है और अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है भाई। तो ये दिक्कत वाली चीज होती है। ठीक है, पर चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर लोगों ने सब बीच में ही पता कर लिया था, बीच में ही ब्लड डोनेशन हटा दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से, और तुमको दवाई ववाई दे दी थी, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हुई और तुम लोग बच गए। ठीक है, फिर मैं आया, मैंने तुम लोग को दे दिया था ब्लड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक, इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारे ब्लड में एंटीजन है वो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है। अगर ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो ए एंटीजन है, लेकिन जो एंटीजन तुम्हारे ब्लड में नहीं है उसके अगेंस्ट तुम्हारी बॉडी क्या बनाएगी, तुम्हारी बॉडी बनाएगी एंटी बॉडी। ठीक है, तो बी ब्लड ग्रुप तुम्हारा नहीं था, तो तुम्हारी बॉडी ने एंटी बी एंटीबॉडी। ठीक है, अब इसी तरह से तो मैं ये बताता हूं कि अगर ब्लड ग्रुप तुम्हारा कुछ है, ब्लड ग्रुप तुम्हारा कुछ है, तो उसमें एंटीजन कौन सी होगी, एंटीबॉडी कौन सी होगी, और तुम किसको किसको डोनेट कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन भी होगा, अगर बी है तो एंटीजन भी होगा, अगर ए बी है तो दोनों ही एंटीजन होंगे, ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा, अगर ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा, नो एंटीजन। ठीक है, ठीक समझे इस बात को, तो जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन। लेकिन अगर तुम्हारा ए ब्लड ग्रुप है तो तुम्हारी बॉडी कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी, ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए एंटीजन के अगेंस्ट तो कुछ बनाएगा नहीं, वो दूसरे के अगेंस्ट बनाएगा, यानी कि वो ए के अलावा जितने भी एंटीजेंस है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा, यानी कि ये बी के अगेंस्ट बनाएगा, तो ये एंटीबॉडी बनाता है एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी। इसी तरह से बी जो ब्लड ग्रुप है वो ए के अगेंस्ट बनाएगा, तो ये एंटी ए बनाएगा। ए बी दोनों ही एंटीजन है, तो क्या किसी के अगेंस्ट से बनाएगा ब्लड, किसी के अगेंस्ट से बनाएगा एंटीबॉडी, किसी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। ठीक है,
नो एंटीबॉडी, और O जो है वो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वो दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, तो ये एंटी ए भी बनाएगा और ये एंटी बी भी बनाएगा। ठीक है, ये एंटी ए भी बनाएगा और ये एंटी बी भी बनाएगा। ठीक है, ये एंटी ए एंटीबॉडी भी बनाएगा और ये एंटी बी एंटीबॉडी भी बनाएगा। एंटी ए भी नहीं, एंटी ए और एंटी बी दोनों। ठीक है, तो ये है सिस्टम इसका। समझे सभी लोग? इतनी बात समझ ली तो बढ़िया बात है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि ए ब्लड ग्रुप किसको किसको डोनेट कर सकता है ब्लड? है ए ब्लड ग्रुप किसको किसको डोनेट कर सकता है? भाई जो ब्लड ग्रुप है वो उसके ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को तो दे सकता है। जैसे अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए से तो ले सकता है, यानी कि जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए से ले सकता है, जिसका भाई बी ब्लड ग्रुप है वो बी से ले सकता है, जिसका ए बी है वो ए बी से ले सकता है, और जिसका ओ है वो ओ से तो ले ही सकता है। मतलब जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है दूसरे बंदे का भी वही है तो वो तुमको दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है अगर वो किसी और का नहीं है तो वो तुमको नहीं दे सकता है। ठीक, अब दूसरी बात देखो यार, ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर ना कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, तो एंटीबॉडी किसी के अगेंस्ट बनेगी नहीं तुम्हारी बॉडी में। मान लो तुम किसी ओ ब्लड ग्रुप वाले ने तो ए वाले को दे दिया, तो ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं ना यार। जब ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो बॉडी किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी? नहीं बना पाएगी बॉडी एंटीबॉडी, है ना। इसीलिए ओ सबको दे सकता है क्योंकि इसके सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं है भाई। ठीक है, तो ओ सबको दे सकता है और ओ तो इसको तो देगा ही। ठीक, अब देखो जो ए बी है ना उसमें कोई एंटीबॉडी बनती नहीं है, उसकी बॉडी ए बी वाला कभी भी, ए बी वाला बंदा जो है ना, ए बी ब्लड ग्रुप वाला, उसकी बॉडी कभी भी एंटीबॉडी बनाएगी ही नहीं। तो चाहे ए दे दो, चाहे तुम बी दे दो, चाहे ओ दे दो, एंटीबॉडी वो किसी के अगेंस्ट बनाएगा ही नहीं। तो फिर कोई भी चाहे दे दो। ठीक है, तो ए बी सबसे ले सकता है, ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। ठीक है, तो ये बात तुम लोग समझना कि ए बी सबसे ले सकता है और ओ सबको दे सकता है। ठीक है, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक, और ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। समझे सब लोग? ठीक, सर वाई नो एंटी ओ एंटीजन प्रोड्यूस्ड? अरे नो एंटी ओ एंटीजन कैसे प्रोड्यूस होगा? ओ तो ओ वही है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है। जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी में किसके अगेंस्ट बनाऊंगा? तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए इसलिए ये जहां भी जाएगा उस बॉडी में कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक, ये बात सबको समझ आनी चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, ठीक है। हाँ, अब आओ दूसरी बातों पे। दूसरी बात क्या है कि यार तुमने देखा होगा कि लोग लिखते हैं कि मैं यार ए पॉजिटिव हूं, है ना, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ऐसे कोई बोलता है। तो ए तो यार तुमको समझ आ गया कि इस पे ए एंटीजन है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव क्या है? क्या वो बंदा बहुत पॉजिटिव है या फिर उस बंदे में प्रोटॉन ही प्रोटॉन भरे हुए हैं, या फिर वो, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब ये होता है कि हम एक और एंटीजन को भी चेक करते हैं, अगर वो एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अगर वो नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाता है। इस एंटीजन का नाम होता है RH एंटीजन। ठीक है, RH एंटीजन। जैसे हमारा RBC है ना, इस पे A B ब्लड ग्रुप तो होता ही है, इसके अलावा और भी एंटीजेंस होते हैं
जिसको मैं RH फैक्टर या RH एंटीजन बोलता हूं, ठीक है। और ये जो RH फैक्टर होता है ना, ये जब होता है या RH एंटीजन जब होती है तब वो पॉजिटिव हो जाता है। RH पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव है, और अगर RH नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है, ठीक है। अगर RH एंटीजन है, प्रेजेंट है, तो वो RH पॉजिटिव हो जाएगा। अगर RH एंटीजन एब्सेंट है, अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। RH विटेकर ने नहीं डिस्कवर किया था। क्या सर, अगर किसी ने ओ ब्लड ग्रुप लिया है और वो ओरिजिनली ए वाला बंदा है, तो वो जो ओ आया है उस पे एंटी बी एंटीजन बॉडी ग्रो करेगा? नहीं, एंटी बी क्यों ग्रो करेगा यार? ओ वाले में कोई एंटीजन ही नहीं है ना, तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं होती है, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ। तो यानी कि ए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें ए एंटीजन भी है और RH फैक्टर भी है। RH स्टैंड्स फॉर रीशस, RH स्टैंड्स फॉर रीशस। रीशस का मतलब पता है तुम लोगों को? रीशस मतलब कि रीशस एक मंकी की प्रजाति है, उसमें सबसे पहले ये अपना ये एंटीजन देखा गया था, ठीक है। ये रीशस मंकी में सबसे पहले देखा गया था, इसीलिए इसको हम RH एंटीजन बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली बार RH बंदर में देखा गया था, रीशस बंदर में, ठीक है। समझे? क्या रीशस चॉकलेट पता है? ये कौन सी चॉकलेट है बे? कौन लड़का है ये बोल रहा है जो बहुत चॉकलेट खाता है ये? कहाँ गया? चॉकलेट खाते हो भैया? ये अलग अलग टाइप के ब्लड का एवोल्यूशन कैसे हुआ? मतलब पहले तो एक ही होता होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता भाई, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो वो चीज है कि हो सकता है कि वो पहले एक ही टाइप का रहता हो। देखो यार, मैंने तुम लोग को बताया था ना ये कि एंटीजन तो है सबके पास, ओ के पास भी एंटीजन है, देखो आई एंटीजन है ओ के पास भी। इसके ऊपर कुछ लगता है तब वो कुछ ब्लड ग्रुप बनता है। जैसे इसके ऊपर अगर ये लग गया तो वो ए बन जाएगा, इसके ऊपर अगर ये लग गया तो वो बी बन जाएगा, इसके ऊपर अगर ये और ये दोनों लग गए तो वो ए बी बन जाएगा, इसके ऊपर अगर कुछ नहीं लगा तब वो बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज है, ठीक, ठीक है। तो वैसी चीजें हैं। अब ये इवॉल्व किस तरह से हुआ है इसके पीछे का रीजन तो क्लियर नहीं है, बट हो सकता है पहले एक ही ब्लड ग्रुप रहा हो जो कि बाद में चेंज होकर अलग अलग टाइप में आ गया हो, ठीक है। आओ भाई नेक्स्ट, चला जाए नेक्स्ट, चलते हैं यार, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये मैं तुम लोग को एंटीजन पढ़ा क्यों रहा हूं भाई, ये वाला ब्लड ग्रुप? क्योंकि इसका एक बहुत ही क्लासिक केस एग्जांपल देखा था, इससे एक बीमारी देखी जाती है बहुत, मतलब बच्चों में देखी जाती है, इन्फेंट्स में, ठीक है। वो है बीमारी, उसका नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ये है इस डिसऑर्डर का नाम। बेसिकली ये एक टाइप का एनीमिया ही होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी जो है ना वो फट जाते हैं बहुत सारे, ठीक। इसमें बच्चे ब्लास्ट हो जाते हैं। कौन लिख रहा है ये? हाय राम, बताओ, बच्चियां लड़कियां लिख रही हैं, बिगड़ गई लड़कियां सब। यार चलो, नहीं नहीं, अरे लड़के ये दो दो तीन तीन बच्चे सेम चीजें लिख रहे हैं, बताओ यार, सब बिगड़ैल है। आओ
मैं तुम लोग को बताता हूं इसमें होता क्या है। जैसे अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि मान लो एक लड़का था, मान लो एक लड़का था, ये है लड़का, ठीक है। ये है लड़का, ठीक है। ठीक, ये लड़का है, ठीक। क्या? हाँ, इसकी हुई शादी किससे? एक लड़की से भाई, ये है वो लड़की, ठीक है। अभी रुको, रियलिस्टिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये है लड़की, ठीक है। ठीक, ये है वो लड़की, ठीक। हाँ, ठीक है, इनकी हुई शादी, ठीक। अब ये जो लड़का था, इसका ब्लड ग्रुप था आर एच पॉजिटिव। हमको ए बी ब्लड ग्रुप से मतलब नहीं है, ठीक है, हमको मतलब है आर एच फैक्टर से। तो मान लो ये है आर एच पॉजिटिव, क्या है ये? आर एच पॉजिटिव, ठीक है, ये है आर एच पॉजिटिव। लेकिन ये लड़की रो रही है, ये आर एच नेगेटिव थी, ठीक है, ये थी आर एच निगेटिव, ठीक। क्या? क्या बोल रहे हो? और क्या, आर्टिस्ट आदमी हूं मैं, ठीक है। ठीक है, हाँ, अब होगा क्या? अब होता ये है कि ये आर एच पॉजिटिव है या आर एच नेगेटिव है। अब इनका होता है एक बच्चा या बच्ची, मान लो ये हुई है इनकी बच्ची यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे बनाओ बच्ची, ठीक है, ठीक। ये है लड़की, ठीक, ये बच्ची हुई है। इसका इसका जो ब्लड ग्रुप है हमें नहीं पता ये कैसी है, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप जो था वो था आर एच पॉजिटिव। इसका ब्लड ग्रुप अपने पापा पे गया था, ठीक। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक। अब ये जो है, अब ये जो है, ये डेवलप कहां करती है? ये अपनी मदर के अंदर डेवलप कर रही होती है ना। अरे यार, ये अपने मदर के अंदर डेवलप कर रही होती है, ठीक है। अरे भाई, समझने पर ध्यान दो, ये अपनी मदर पे अंदर के अंदर डेवलप हो रही होती है, ठीक। अब आर एच पॉजिटिव बच्ची अगर आर एच नेगेटिव मदर के अंदर डेवलप कर रही है, तो मदर नेगेटिव, बच्चा पॉजिटिव, ये तो उल्टा हो गया, है ना। तुम लोग मुझे बताओ कि क्या इस बच्ची पर इस मदर के आर एच नेगेटिव होने का कोई इफेक्ट पड़ेगा? बताओ जरा, बोलो बोलो। हाँ, वो आर एच न्यूट्रल होगी। अरे आर एच न्यूट्रल कैसे होगी यार, पॉजिटिव है, पापा पे गई है, होगा सर, होगा। देखो, अगर ये बच्ची आर एच नेगेटिव होती तो ये मदर तो आर एच नेगेटिव है, तो मदर के अंदर मदर भी आर एच नेगेटिव, बच्ची भी आर एच नेगेटिव, मदर के अंदर बच्ची डेवलप करिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन मदर आर एच नेगेटिव है, ये आर एच पॉजिटिव है, तो मदर जो है, मदर का जो बॉडी है वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकता है, लेकिन बनाता नहीं है जल्दी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी तो हमारी तो मदर की बॉडी तब बनाएगी ना जब इसका ब्लड या इसका आरबीसी मदर के अंदर जाएगा, मदर के ब्लड में जाएगा, है ना। लेकिन होता यह है कि बच्चा जब डेवलप करता है मदर के अंदर,
तो उनका ब्लड सेपरेटेड रहता है, यानी कि मदर का ब्लड और फीटस यानी कि इस बच्ची का ब्लड दोनों सेपरेटेड रहते हैं, तो ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। और जब तक ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी तब तक कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ड्यूरिंग एम्ब्रॉय डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रॉय डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रॉय डेवलपमेंट कोई भी नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, भाई कोई भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है फीटस और मदर के बीच, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक, ब्लड की मिक्सिंग होती ही यहां पे नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए मदर की बॉडी हालांकि नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव और ये आरएच पॉजिटिव है, फिर भी मदर की बॉडी इसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाती है। ठीक है, अब लेकिन अगर मान लो प्रेगनेंसी के एंड में जब डिलीवरी हो रही है तब इसका ऑपरेशन हो गया भाई, मदर का। ऑपरेशन के दौरान वैसे तो सब क्लीन रहता है, लेकिन अगर इस बच्ची का थोड़ा सा भी ब्लड लीक होके मदर की बॉडी में रह गया तो मदर की बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर जाती है, क्योंकि इसका ब्लड आरएच पॉजिटिव होता है और सर्जरी के दौरान पे ब्लड का लॉस हो सकता है या ब्लड जो है वो जा सकता है मदर की बॉडी में, क्योंकि मदर की बॉडी से ही बच्चा निकाला जा रहा होता है। तो इसका ब्लड अगर गलती से भी मदर की बॉडी में गया थोड़ा सा भी, तो भी मदर की बॉडी बनाना शुरू कर देती है एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस आरएच पॉजिटिव ब्लड। ठीक है, तो मैं बोलता हूं डिलीवरी या फिर पार्चुरेशन के दौरान, पार्चुरेशन मतलब कि डिलीवरी, ठीक, पार्चुरेशन के दौरान अगर ब्लड लीक आउट होता है, ब्लड लीक आउट होता है इन द मदर्स बॉडी, इन द मदर्स बॉडी, किसका ब्लड? फीटस का ब्लड। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं फीटल ब्लड। अगर फीटल ब्लड लीक आउट होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है, तो मदर की बॉडी, मदर्स बॉडी स्टार्ट टू प्रिपेयर एंटीबॉडी अगेंस्ट फीटल ब्लड, अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव फीटल ब्लड। ठीक है, तो मदर की बॉडी में अगर इसका खून थोड़ा सा भी लीक आउट होता है तो वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करने लग जाता है क्या, एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। लेकिन फीटस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई फीटस तो निकल गया है ना, उसको तो निकाल लिया गया है ना, जब तक मदर की बॉडी रिएक्ट करती तब तक तो फीटस बाहर निकल गया। तो इस डिलीवरी से, जो पहली डिलीवरी से इस बच्ची को कोई फायदा नहीं है, तो ये खुश हो जाएगी भाई, इसको हंसता हुआ बना देते हैं। ठीक है, ये खुश हो गई है एकदम कि ये तो बच गई भाई। ठीक, तो पहली डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, पहली डिलीवरी में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक, लेकिन 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 क्योंकि मदर की बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली है, ठीक है, लेकिन मदर की बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली है, तो अब मदर की बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडी जो आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट, आरएच पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई थी, वो अब मदर की ब्लड में सर्कुलेट करता रहेगा। और अगर मान लो इस लड़की का कोई भाई या बहन पैदा होता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो क्या होगा, तब दिक्कत हो सकती है। अब मान लो नेक्स्ट
प्रेगनेंसी, अगली प्रेगनेंसी जब होती है तो वापस से RH नेगेटिव मदर है, अरे अब नहीं बनाऊंगा, RH नेगेटिव मदर है, ठीक है। और मान लो बच्चा वापस से RH पॉजिटिव, मान लो फीटस वापस से RH पॉजिटिव हो जाता है। अब क्या होगा, अब पता है क्या होगा, अब इस RH नेगेटिव मदर के अंदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है, मदर के अंदर RH एंटीबॉडी है अब मदर के ब्लड में, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में जब बच्चा पैदा हुआ था तो ब्लड लीक आउट हो गया था और उस ब्लड के अगेंस्ट उसने एंटीबॉडी बना ली थी, वही ये अभी तक चल रही है और उसकी मेमोरी भी है। दिक्कत ये है कि मदर और फीटस के बीच ब्लड का सेपरेशन होता है, ठीक है, ब्लड सेपरेटेड रहता है, तो ब्लड की अभी भी मिक्सिंग नहीं होती है इनके और मदर के बीच। लेकिन ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये तो प्रोटीन है छोटी छोटी, तो ये क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और ये फीटस की बॉडी में घुस जाती है, और जैसे ये फीटस की बॉडी में घुसती है वैसे ही ये फीटस के रेड ब्लड सेल को तोड़ने लग जाती है, तो इसका रिएक्शन हो जाता है RH पॉजिटिव ब्लड से, ठीक है, जिसकी वजह से फीटस के RBCs फटने फूटने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो फीटस है उसके RBC का नंबर कम हो जाता है। और हमें पता है अगर रेड ब्लड सेल का नंबर कम हो जाए किसी भी वजह से तो उसको हम एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो अब इस बच्चे को जो कि डेवलप कर रहा है फीटस, इसको हो जाएगा एनीमिया, ठीक है, अब इसको एनीमिया हो जाएगा और इसी के कारण ये बच्चा जो पैदा होगा इसको, ये बहुत ही दुबला पतला और एकदम मतलब वैसा बच्चा पैदा होगा जैसे कि यार ये रोता हुआ पैदा होगा, ठीक है, ठीक है, ये लड़का है, ठीक, ये एकदम कुपोषित पैदा होगा, ठीक है, और हो सकता है कि मतलब डेथ अंदर भी कई बार डेथ हो जाती है, तो वो चीज है, ठीक है, समझे। इसी डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, इसी डिसऑर्डर को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस या फिर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक, समझे सब लोग, समझना जरूरी है, समझ लो इस बात को, ठीक। ठीक है, अब इससे बचने के लिए, इस इशू से बचने के लिए डॉक्टर करते क्या है, डॉक्टर पता है क्या करते हैं, डॉक्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही, तुरंत बाद ही, अगर ब्लड लीक हुआ हो फीटस का या ना लीक हुआ हो, डॉक्टर्स पहले ही एंटी-RH एंटीबॉडी डाल देते हैं, वो मदर की बॉडी को मौका ही नहीं देते हैं एंटी-RH एंटीबॉडी बनाने का, वो पहले ही डाल देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं पहले ही, डॉक्टर एडमिनिस्टर्स एंटी-RH एंटीबॉडी, एंटी-RH एंटीबॉडी टू मदर, ठीक है, टू मदर जस्ट आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, जस्ट आफ्टर बेबी बर्थ, ठीक है, बेबी के बर्थ के तुरंत बाद ही उसमें एंटी-RH एंटीबॉडी डाल दी जाती है बाहर से ही, ताकि मदर की बॉडी ना बनाए, अगर मदर की बॉडी ने बना लिया तो फिर तो उसको पता चल जाएगा कि एंटी-RH एंटीबॉडी में बना सकती हूं, अगर हमने पहले ही डाल दिया तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की कंडीशन सबको समझ आई कि नहीं आई, भाई बताओ, बोलो, समझ आया सभी को। हाँ, एंटीबॉडी तो फिर भी कैसे जाएगी, जब मदर की बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी ही नहीं तो फिर क्यों जाएगी यार, अगर मदर की बॉडी को एंटीबॉडी बनाने का मौका मिलता तो फिर वो चला जाता, इसमें हमने बनाने ही नहीं दिए, हमने पहले से ही दे दिया, ठीक है। तो वो चीज है, जैसे यार अब इसको कैसे समझाऊं, जैसे कि
क्या? हाँ, जैसे कि अगर मान लो कि क्या एग्जांपल दो तुम लोग को, अभी तुम लोग भी ना, हाँ जैसे कि अगर मान लो कि दो लोगों में लड़ाई हो रही है मान लो, ठीक है, कि एक बोल रहा है कि मतलब दो भाई हैं, दोनों में लड़ाई हो रही है, कि बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा, दूसरा बोलता है मैं तुझे मार दूंगा। तो पहला एक थप्पड़ मार देता है, ठीक है, तो दूसरा वाला थप्पड़ मारने ही जा रहा है, लेकिन फिर पापा आ जाते हैं, वो पहले वाले को पहले ही मार देते हैं, बोलते हैं कि तूने क्यों मारा भाई। तो पहले ही मामला शांत कर दिया जाता है। यहां पे भी यही हो रहा है कि ये जब तक एंटीबॉडी बनाती मदर की बॉडी, मदर का ब्लड, तब तक डॉक्टर ने ही डाल दिया एंटीबॉडी कि भाई क्यों ही तुम बना रहे हो, हम दे देते हैं, तो मदर की बॉडी को कोई फिक्र ही नहीं करनी है। ठीक है, ठीक, तो ये है, ठीक। हाँ, चलो भाई, समझ गए? हाँ, इतनी बात तो थी तुम लोग की बॉडी फ्लूइड की। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, जो है सर्कुलेशन वाला पार्ट, कि ये ब्लड या बॉडी फ्लूइड ये बहता या सर्कुलेट कैसा होता है। ठीक है, ठीक, आ जाओ भाई, अब आएगा पार्ट हमारा सर्कुलेशन वाला। ठीक है, देखो यार, सर्कुलेशन क्या है? क्या एक ही टाइम पर? क्या एक ही टाइम पर? एक ही टाइम पर क्या? बट स्टिल दिस एंटीबॉडी फ्लोट्स इन द ब्लड, राइट? नो, नहीं यार, आर्टिफिशियल एंटीबॉडी तो एंटीजन के साथ रिएक्ट करके फट जाएगी ना यार। चलो, डाउट्स में लास्ट में ले लूंगा, ठीक है। सर्कुलेशन पढ़ना है अब हमको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, देखते हैं। देखो यार, सर्कुलेशन में ना अपना मेन जो चीज है वो है पंपिंग ऑफ ब्लड, है ना, कि भाई जो ब्लड है वो पंप कैसे होता है, मतलब वो सर्कुलेट कैसे होता है। खुद तो बहेगा नहीं कि ब्लड अपने आप ही बहे जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। कोई तो पंपिंग फोर्स चाहिए ना, जो प्रेशर से या फोर्स से उसको पंप कर रहा हो। और वो जो चीज होती है ना, वही चीज होती है क्या? ये हार्ट अपना, ठीक है। तो दिल बहुत जरूरी चीज है, दिमाग से भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि दिमाग तो बहुत लोगों का नहीं चलता है, फिर भी वो जिंदा होते हैं, लेकिन अगर दिल ना चले तो क्या दिमाग चल पाएगा? नहीं, ठीक है। तो दिल चलना जरूरी है, दिमाग तो ना चले तो भी मजदूरी करके काम चलाया जा सकता है, ठीक है। आओ, ठीक है, तो दिल, अब ये दिल जो है, हम दिल वर्टिब्रेट्स की एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिल बाकी जानवरों के भी होते हैं, इंसेक्ट्स में भी दिल होते हैं भाई, लेकिन हमें पढ़ना है वर्टिब्रेट का दिल, ठीक है, ठीक है। अ, जैसे मैं बोलूं कि एनालिड्स के भी 4 पेयर ऑफ दिल होते हैं, ठीक है, 4 पेयर ऑफ दिल अर्थवॉर्म में, है ना, लेकिन उसका दिल और हमारा दिल अलग लेवल की डिफरेंस है, ठीक है। और जैसे कॉकरोच, उसके 13 दिल होते हैं, 13 चैम्बर का दिल होता है उसका, ठीक है, उसके दिल के 13 चैम्बर होते हैं। क्या ही फायदा है, हम मार देते हैं, एक बार कुचल दिए, खत्म हो गया, है ना। तो वो चीज होती है कि दिल का जो चैम्बर है, हार्ट के जो चैम्बर है, उसका नंबर उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमाइन नहीं करता है, ठीक है। क्या? हमारे दिल में बहुत लोग बसते हैं, तुम्हारे दिल में कितने लोग बसते हैं बे? है? दिल किसी को ना देना, दिल धड़कना बंद कर देगा तो तुम भी चले जाओगे, दिमाग दे देना चाहे फिर भी, ठीक है। दिल अपने पास ही रखो, अपना अपना दिल अपने पास, ठीक है। अब मैं वर्टिब्रेट्स के हार्ट की बात करता हूं, ठीक है।
अब मैं वर्टिब्रेट्स के हार्ट की बात करता हूं। वर्टिब्रेट्स के हार्ट के जो चैम्बर है ना, वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट के चैम्बर है वो विद एवोल्यूशन बढ़ते चले गए हैं। जैसे कि फिशेस की बात मैं कर सकता हूं, एम्फीबियंस की बात मैं कर सकता हूं, ठीक है, रेप्टाइल्स की बात कर सकता हूं, बर्ड्स की बात कर सकता हूं और मैमल्स की बात कर सकता हूं, है ना भाई? कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं यार, आ जाओ, ठीक है, ठीक है। जो पहले वर्टिब्रेट थे यानी कि मछलियां, उसमें दो चैम्बर थे। चैम्बर्स की बात करता हूं, चैम्बर्स की बात करता हूं तो फिशेस में दो चैम्बर्ड हार्ट था, ठीक है। एम्फीबियंस में तीन चैम्बर हो गया भाई, नंबर बढ़ गया एक से, ठीक है। रेप्टाइल्स में अगेन तीन चैम्बर हार्ट है, लेकिन ये चार की तरफ मूव करने लग गया था। जैसे कि अगर बोलूं एक रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, ठीक है, मगरू, वो जो मगर है उसके अंदर चार चैम्बर हार्ट है, बाकी रेप्टाइल में तीन है, लेकिन क्रोकोडाइल में चार चैम्बर हो गया है। मतलब कि ये इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग चैम्बर नंबर, ठीक है। तो क्रोकोडाइल जो है उसमें चार चैम्बर है, क्रोकोडाइल जो है उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक। बर्ड्स में चार चैम्बर हार्ट हो गया भाई, ठीक, और मैमल्स में भी चार चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, ठीक। ये बात तुम लोग समझ के रखो, ठीक है। क्या आर्किया बैक्टीरिया में दिल है? ये कौन पूछ रहा है? मतलब हद है यार, तुम लोग को ना मारने वाले बातें करते हो तुम कई बार, ठीक है ना। बैक्टीरिया में, अबे क्या पूछ रहे हो तुम लोग? चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब मैं चैम्बर्स की बात कर रहा हूं यहां पे, तो मैं ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से, हाँ बर्ड्स एएफसी होती हैं यार, ले आओ, ठीक। अब मैं आगे की बात बताता हूं, ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से मैं तुम लोगों को दिल की बात बताता हूं, ठीक है, दिल की बात दिल से बताता हूं, ठीक। क्या? हाँ, तो दिल की बात यह है कि हम लोगों में, हम भी मैमल है तो हमें भी चार चैम्बर हार्ट है, तो हम अपने हार्ट की बात करेंगे, दूसरों के दिल की क्या ही बात करनी, अपने दिल की बात करते हैं। हमारा दिल बनाओ, चार चैम्बर्ड है, बना दो दिल, ले भैया दिल बना देता हूं, ये चार चैम्बर्ड हार्ट है, ये है दिल, ठीक है, ठीक। ये है दिल चार चैम्बर का। मान लो ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल। 8, 9, 10 क्लास में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब बार बार ये चीज नहीं पढ़ाई जाएगी कि एट्रियम क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, है कि नहीं है? क्या खिड़की? हाँ भाई, तुम लोग दिल को खिड़की बोल रहे हो यार, गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। देखो ये है राइट एट्रियम, बता देता हूं, मुझे भरोसा नहीं है तुम लोग पे, ये है राइट एट्रियम, ठीक। ये है राइट वेंट्रिकल, क्या है ये? राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक। मैंने बचपन में ऑरिकल पढ़ा था, बड़े होकर एट्रियम पढ़ रहे। अरे ऑरिकल एट्रियम सेम चीज होती है यार, अभी इतना मतलब ये मत करो यार तो तुम लोग, ठीक। जो राइट साइड में है वो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो भाई एट्रियम जनरली छोटे होते हैं वेंट्रिकल से, ठीक है, ठीक है। अब
हमें पता है खून तो यहां से आएगा और यहां नीचे जाएगा, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेपरेशन होता है, ठीक है। इस सेपरेशन को हम पता है क्या बोलते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इट्स नोन एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक ठीक है, ठीक। लेकिन एट्रियम, दो एट्रियम भी आपस में सेपरेटेड होते हैं। दूसरे कलर से बनाता हूं भाई साहब, ये देखो, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो सेपरेट करता है वो ये वाला वॉल है, इसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है भाई, ठीक, समझ गए। अब सुनो तीसरी बात, इस कलम से लिखता हूं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी कोई सेपरेट करता है, वो ये वाला है, ठीक है। ये जो है ना, इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है भाई। ये चीज होती है यहां पे, समझ गए। ये है इनके बीच की सेपरेशंस, ठीक है। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, मतलब एट्रियम को वेंट्रिकल से कौन कर रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। भाई एट्रियम, दो एट्रियम को कौन कर रहा है, इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रियम और वेंट्रिकल को कौन कर रहा है, नहीं, दो वेंट्रिकल को कौन कर रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है भाई, ठीक। चलो भाई, नेक्स्ट स्लाइड। अब तुम लोगों को मैं वापस से दिल बना के दिखाता हूं। थोड़ा नीचे, ये है दिल, ठीक, ये है दिल। अब हमें पता है कि ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये दोनों तो सेपरेटेड है, इसके बीच तो वॉल्व है ना, मतलब वॉल है। तो इसका ब्लड जो आएगा यहां से वो यहां कैसे जाएगा, और यहां से जो आएगा वो यहां कैसे जाएगा। इनके, इनमें होते हैं छोटे पोर्स, ठीक है, इनमें होती हैं पोरस कनेक्शन, ठीक। ये है पोर्स, इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन बनाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो ये जो हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम्स हैं, इनमें पोर्स होते हैं जिससे ब्लड का फ्लो होता है। लेकिन क्या ये ब्लड हमेशा ही फ्लो होता रहता है, नहीं, ये ब्लड का फ्लो भी रेगुलेटेड है। ये कुछ टाइम तक फ्लो होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ना कुछ वाल्व्स लगी हुई होती हैं। क्या लगी हुई होती है, वाल्व्स लगी हुई होती है, ये दरवाजे, वाल्व, इनको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या एबी वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व होता है जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक। और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व होती है जिसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व या फिर उसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। समझे कि नहीं, समझ गए होगे, अब तक तो समझ ही गए होगे, ठीक है, ठीक। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कहां लिखूं यार, अगले पेज पे लिखता हूं कि हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होती हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स होती हैं जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच होती है, अरे, जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच होती है और जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होती है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ठीक। इनके इनके बीच क्या होती है, उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड और इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड। ओके भाई, ठीक है, समझ गया सब लोग, यार,
ठीक है, ये सिस्टम सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, अब आगे देखो, आगे की बात ये है कि ब्लड देखो यहां से यहां तो आता है, यहां से यहां भी आता है, लेकिन क्या ब्लड फिर यहीं पे रुका रहता है? नहीं, ब्लड तो फ्लो कर जाता है ऊपर तक, है ना। ब्लड फ्लो करता है भाई ऊपर, और ब्लड फ्लो कैसे करता है वो मैं तुम लोग को बता देता हूं, कहां कहां से फ्लो करता है वो भी मैं बता देता हूं। ठीक, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है ना, वो बाद में जाके यहां से निकल जाता है, यहां पे भी वाल्व होती है, ठीक है। तो इसका ब्लड यहां से निकलता है, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है इसका भाई? है, इसका नाम होता है भाई पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम होता है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और यहां से जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड होता है ना, वो यहां साइड से निकल के चला जाता है, वो यहां साइड से निकल के चला जाता है, वो यहां से निकल के चला जाता है, जिसका नाम होता है आयोटा। भाई आयोटा ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, लेकिन मैं ऐसे ही बना रहा हूं तुम लोग के लिए, क्योंकि भाई तुम लोग को तो मैं कैसे भी वो कर सकता हूं ना, तुम लोग तो यार बच्चे हो भी। ठीक, तो ये है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहां जाता है, और यहां, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से आयोटा से निकल जाता है। ठीक, यहां से डीऑक्सीडेटेड, यहां से ऑक्सीडेटेड जाता है, पर ये भी रेगुलेटेड फ्लो होता है। ठीक है, बताने का मेरा कोई मुद्दा नहीं है, बताने का बस ये मतलब है कि ये भी ब्लड फ्लो जो है ना, ये रेगुलेटेड होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही यहां से ब्लड निकलता रहेगा, ठीक है। ये ब्लड निकलना भी बॉडी या हार्ट रेगुलेट करके रखता है, जब उसका मन तब वो करता है, जब नहीं है तो वो बंद कर देता है। ये दरवाजे, इसको हम वाल्व बोलते हैं, और इन वाल्व्स का नाम होता है सेमी ल्यूनार वाल्व्स। क्या नाम होता है भाई? सेमी ल्यूनार वाल्व्स। ठीक, इनका नाम होता है सेमी ल्यूनार वाल्व्स। समझे कि नहीं? समझे? ये सिस्टम है इसका। ठीक, ठीक है, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि यहां से जो ब्लड फ्लो है वो भी रेगुलेटेड है सेमिलुनर वाल्व से, और यहां से जो ब्लड है वो भी, उसका फ्लो भी रेगुलेटेड है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व से, या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से, जिसको हम एवी वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये है इसका सिस्टम। समझ गए सब लोग? ओके भाई, इतना ही आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं बनाऊंगा वीना, वीना कावा पल्मोनरी वेन, वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, इतना ही आज की क्लास में पढ़ेंगे, बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो यार, अब मैं एंड करता हूं क्लास को। बाय बाय। ओके, ठीक है। क्या भाई, डाउट? डाउट लू क्या? चलो भाई, डाउट ले लेता हूं। हाँ भाई, डाउट किसका है भाई? बताओ, डाउट क्या है तुम लोगों को? पहला डाउट बताओ। हेलो हाँ भाई बताओ। सर, व्हाट हैपेंस टू आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आफ्टर दे डाई? वो डिग्रेड कर दिया जाता है ना, उनका डिग्रेडेशन स्प्लीन में होता है। ठीक है, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया हूं शायद, लेकिन मैं ये बताता हूं। आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ of RBC and WBC, they are degraded in स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर उनका डिग्रेडेशन होता है, इसीलिए स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ओके, ठीक, ओके सर। ओके, चलो नेक्स्ट, बोलो भाई। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ बोलो भाई। हाँ, सर वो जो
दूसरे एंटीजन वाले जो सेल्स जो है वो अलग एंटीजन वाले ब्लड में चले जाते हैं, तो फिर वो उस पे एंटीबॉडी से वो एक्शन करते हैं और एंटीबॉडी फिर वो सेल्स को बर्स्ट कर देते हैं। तो इससे तो टेक्निकली फिर जिसके अंदर खून आया उसका ही नुकसान हो रहा है, लेकिन वो तो उनका तो काम था कि इसको प्रोटेक्ट करे, तो ये मारने पे क्यों तुले हैं फिर? हाँ, तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि, मतलब लिखा होगा, लेकिन इम्यून सिस्टम का काम सिर्फ हमको बचाना नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो बचाने में रोल प्ले कर रहे होते हैं, मतलब वो बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें दिमाग नहीं है ना भाई, इसलिए वो बचाने के चक्कर में कई बार नुकसान भी कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कोरोना कोरोना में जो जिस वजह से डेथ हो रही थी लोगों की, वो एक्चुअल में एक इम्यून रिस्पॉन्स था। बॉडी चाह रही थी कि वायरस को मार दे म्यूकस डिपॉजिट करके, लेकिन म्यूकस की वजह से लोगों के जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स हमको फायदे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मर जा रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें भी यही होता है कि उसको, इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये चीज बाहर की है, हमारी बॉडी के बाहर की है, इसीलिए वो मारना चले जाता है उसको, लेकिन उसको नहीं पता है कि ये हमारे फायदे के लिए हमारी बॉडी में आया है। ये डिफरेंस है। तो हर वो चीज जो हमारी बॉडी के बाहर की है, एक्सटर्नल है, और हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि एक्सटर्नल है, वो उसको खत्म कर देता है। सेम केस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी होती है। जैसे तुम्हारा किसी का लीवर अगर खराब है और लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है या किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो बॉडी को पता चल जाता है कि ये बाहर की किडनी है, तो वो उसको खराब कर देती है, इसीलिए वो किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है। और वो जो ओ ओ एंटीजन, सॉरी, ओ वाले में एंटीजन होते ही नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो फिर आपने डेफिनेशन बताई कि एंटीजन उसको कहते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो जब एंटीजन है ही नहीं उसमें तो एंटीबॉडी एंटी प्रोड्यूस है। नहीं करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाने की क्षमता रखता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे हमारे इम्यून सेल्स, जो ओके। कि WBC है, बी सेल्स, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। करवाता कौन है? ये करवा देता है, ठीक है। ओके, एंड ये ओ वाले जो ब्लड ओ वाला जो ब्लड है, उस पे बाकी टाइप के ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब ओ वाले ब्लड को। तो लेकिन जो हाँ, ये अलग टाइप का ब्लड है, वो अलग टाइप का ब्लड है जो उसमें जा रहा है, भले ही इसमें एंटीबॉडी एक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा फंक्शनिंग में इसके या उसके, या फिर सेम ही है सब कुछ? सेम सब कुछ नहीं है, और भी एंटीजेंस होते हैं, जैसे RH एक एंटीजन है ना, वो भी देखा जाता है, उनको भी चेक किया जाता है, ठीक है, उसके बाद ही दिया जाता है। मतलब ये चीज इंश्योर कर ली जाती है कि इतना सिमिलैरिटी है इन दोनों में कि बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, उतना चीज चेक की जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू। फंक्शनिंग अलग अलग ही है, ठीक है। चलो भाई, ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, बताओ भाई। Sir, good evening. गुड इवनिंग। Sir, what is dead space volume? डेड स्पेस वॉल्यूम, एक्चुअली यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट चैप्टर ना? Yes, sir. हाँ, सो वी नो दैट वी हैव अ ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यस और नो? Yes, sir. है ना। And we know that when we inhale or exhale something, the air goes inside our lungs and they comes outside our lungs, yes or no? Yeah, yes, sir. But what about the air that is present from in between the lungs and the nasal passage, like in this pipeline system, in the trachea or pharynx or the nasal cavity, है ना? So the air that is present in this tract of pipeline, which is not present inside the lungs, the air is also present in these pipelines, है ना? So even our lungs, even the air that is present in our lungs, if it is if the person dies also, है ना, then the air present in these lungs becomes zero, है ना.
but still there is some amount of air that is left in these pipelines है ना. That's why that air which is present in these pipelines is known as dead space air, because it never ends है ना. Even if the lungs become empty, then also the amount of air present here, it remains in these pipelines. Okay. Like this air is the normal air which just flows through in without needing to create a difference in pressure. Yes, correct. Okay. Okay, so Clear? So the alveolar ducts, they do not have dead space volume, right? Like those Alveolar ducts, alveolar No. bronchioles. No. I don't think that the bronchi and bronchioles are taken into consideration when we calculate dead space air. But yes, I have heard that there is also some partition in dead space volumes also. Okay, so maybe there are some distinction or some divisions in which we consider the amount of air stored in the bronchioles, and there are others in which we calculate or consider the air present in this passage outside the lungs. Okay. Okay. Got it. Okay. Sir, I have one more doubt. Okay. Just ask. Sir, yes, sir. In open circulatory system, how does the blood which is pumped out of the heart come back to the heart again? Like there are there are many muscles. There are many muscles which bring back that blood inside the chambers of heart. Like if I tell you an example of a cockroach. Okay, so like this is one cockroach. Okay. So here in cockroach we know that it has an open circulatory system, and there are 13 chambers in cockroach heart. Okay. Likewise, there are 13 chambers. I am not making all the chambers. Okay. And there are various muscles. These muscles are known as alveolar muscles. Okay. There are various muscles that are present near to the chambers of heart. Okay. Like this. Okay. And these muscles keeps on stretching and relaxing. So the blood, it keeps on moving from these chambers, and ultimately it pours out its secretion here. Okay. But we know that these muscles are contracting and relaxing in a very rhythmic manner. So that's why this blood is pushed down again, and it again enters the chambers of heart from the posterior end, and these muscle movements forces this blood to move upside or in the anterior portion of the chambers and again come out. So likewise, it keeps on happening. It keeps on circulating. Okay. Yes, sir. Now it makes sense. Okay. Thank you, sir. Okay. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।